नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में बड़ा धीमे धीमे एक बदलाव आ रहा है, एक एहसास आ रहा है राजनीतिक दलों में, नेताओं में, और उस एहसास के कारण एक बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है। वो बदलाव होगा कि नहीं ये कहना अभी आज मुश्किल है, लेकिन वो किस बात का एहसास हुआ है, किस बात की वजह से इस बदलाव के आने की संभावना बन रही है, उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 लोकसभा सीटें होने के बावजूद पहले की तुलना में, यानी जब 2019 में 303 सीटें आई थीं, तब जितने ताकतवर दिख रहे थे उससे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कम से कम परसेप्शन के लेवल पर। क्योंकि संख्या बल में तो कमज़ोर हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन संख्या कम होने से उनकी ताकत कम हुई है, उनका प्रभाव कम हुआ है, उनका काम करने का तरीका बदला है, ये अब कोई मानने को तैयार नहीं होगा। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि इन 4-5 महीनों में हो क्या गया। जो गठबंधन बना है विपक्ष का, चुनाव से पहले बना था इंडी गठबंधन, उसमें लगातार दरारें आ रही हैं और वो दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, खासतौर से राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठने लगे। हरियाणा और उसके बाद फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र में हार नहीं, हार जीत तो चुनाव में होती रहती है। जिस तरह की हार हुई है कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की, जो महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, और उसमें तीनों पार्टियों का परफॉर्मेंस, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तीनों का परफॉर्मेंस जितना बुरी तरह से गिरा है, तीनों दलों के नेता बहुत ही, कम से कम महाराष्ट्र में तो डिमोरलाइज्ड है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र तक ही सीमित है उनकी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति बाहर है, तो उसको झटके बाहर भी लगे हैं। उसको हरियाणा में भी झटका लगा, उसको झटका लगा जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और झारखंड में भी। गठबंधन में शामिल होने के कारण जो सीटें मिल गई वो ठीक है, लेकिन उसका कोई रुतबा बहुत ज़्यादा झारखंड की राजनीति में बढ़ गया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। एक लंबे समय तक जो है बिहार में राज किया, जब संयुक्त राज्य था, मतलब बिहार और झारखंड एक था, तब कांग्रेस पार्टी ने। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वहाँ बहुत खराब है। ये सही है कि बीजेपी को जैसी उम्मीद थी झारखंड में वैसी सफलता नहीं मिली। हेमंत सोरेन को सफलता मिली और बहुत अच्छी सफलता मिली, उन्होंने अपनी लीडरशिप को स्थापित कर दिया। लेकिन मैं बात तो दूसरी कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि माहौल बदल रहा है। तो माहौल बदल क्या रहा है, उसको अगर एक वाक्य में कहना हो तो पार्टियों में और नेताओं में और उनके समर्थकों में ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि मोदी अभी फिलहाल कहीं जाने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी आने वाले नहीं हैं। अब ये जिन लोगों को राजनीति करनी है, जो समर्थक है उसकी बात बाद में करेंगे, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हर समय अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नज़र में होता है कि अगला चुनाव जीतेंगे कैसे, कहाँ से जीतेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सब पार्टियों से लोग निकलकर भाजपा में आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी पार्टियां जो है ख़त्म हो जाएंगी या चलेंगी नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी वैसी वर्चस्ववादी पार्टी बन जाएगी जैसी कांग्रेस 50 और 60 के दशक में थी। कांग्रेस की बात दूसरी थी, वो आज़ादी के आंदोलन से निकला हुआ मंच था जिसको पार्टी में बदल दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन का सारा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। उससे जो अलग हुए राजनीति के हाशिए पर चले गए। लोगों ने कांग्रेस को ही मेन स्ट्रीम की पार्टी मान लिया और कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, केंद्र में सरकार की या राज्यों में सरकार की। उस तरह का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं बन पाया है। कई राज्यों में उस तरह के वर्चस्व की नींव रखी जा चुकी है और इमारत भी खड़ी हो गई है। उसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और अब उड़ीसा, इस तरह से एक एक करके नॉर्थ ईस्ट के राज्य, 2-3 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तक सत्ता में आ चुकी है, सरकार बना चुकी है, वो इस वर्चस्ववादी राजनीति की ओर उसके बढ़ते कदम का संकेत है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 50 और 60 के दशक की कांग्रेस पार्टी बन पाएगी? ये अभी कहना
मुश्किल नहीं, संभव भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भाजपा को दक्षिण में अपने पैर जमाने होंगे। दक्षिण में तेलंगाना और उससे पहले कर्नाटक, ये 2 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का असर है। कर्नाटक में वो नंबर 2 है, सत्ता की दावेदार है। जब भी चुनाव होगा इस बात की संभावना ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी। तेलंगाना में संभावना है, होगा ऐसा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बाकी जो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल में अभी बीजेपी के सत्ता में आने की कोई दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही है। तो आंध्र प्रदेश में जरूर वो गठबंधन के साथ है, लेकिन उसका अपना कोई राजनीतिक बड़ा वजूद आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व उस तरह का बन जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कांग्रेस का 50 और 60 के दशक में था, ऐसा नहीं होना। मुझे लगता है शायद किसी पार्टी का उस तरह का निकट भविष्य में नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। दक्षिण में जो 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु और केरल, और उसके अलावा इधर पूरब में पश्चिम बंगाल, ये चुनाव उनके नतीजे तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय वर्चस्व कितने समय में बन पाएगा। इन चुनावों से नहीं बनने वाला है, लेकिन ये चुनाव दिशा बताएंगे। तो अब इस सब का असर क्या हो रहा है? जिन लोगों को उम्मीद थी, छोटे दलों की खासतौर से बात कर रहा हूं, उनके नेताओं की, कि परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीति बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने अवसान की ओर बढ़ रही है और उसके विरोधियों की ताकत बढ़ रही है, उनको गहरा झटका लगा है। अब वो सोचने पर मजबूर हुए हैं कि हमको भाजपा के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। पुनर्विचार करना पड़ेगा तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? तो उसकी शुरुआत हुई है, आप उन पार्टियों के नेताओं के बयान देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद जिस तरह के बयान थे, और पिछले लगभग महीने भर से कहें, महीने 1.5 महीने से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो गाली देते थे वो प्रशंसा करने लगे। तो ये प्रशंसा का भाव, और जो लोग कांग्रेस का समर्थन, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, वो कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो है पिछले 6 महीने का कह लें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनके जो नतीजे आए, उन सबको मिलाकर अगर आप देखें तो एक ये बड़ा परिवर्तन आया। ये जो संभावना बन रही थी कि राहुल गांधी निकट भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं, वो संभावना समाप्त हो चुकी है। कम से कम 2029 तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, 2029 में भी नहीं है। असली जो रियलाइजेशन है वो इस बात से है कि 2029 के चुनाव का नतीजा अभी से लगभग तय है। हालांकि चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, फिर भी जो अनुमान लगाया जाता है वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, तो जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके अनुसार साफ दिखाई दे रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के नाम रहेगा और वो चौथी बार देश में सरकार बनाएगी केंद्र में। तो ऐसे में जो छोटे दल हैं उनके सामने एक तरह का सर्वाइवल का सवाल है कि कांग्रेस जो विपक्षी खेमे की धुरी है वो धुरी लगातार कमजोर हो रही है, और धुरी कमजोर हो तो जाहिर है कि पहिया कब निकलकर बाहर चला जाएगा कुछ पता नहीं होता। तो वो कांग्रेस के साथ सती नहीं होना चाहते, ये एहसास उनमें धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन वो एकदम से कूदकर जो है दूसरे खेमे में नहीं जा सकते। तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं कि कम से कम जो वैमनस्य है भारतीय जनता पार्टी से वो कम हो। तो ये इसका पहला कदम है। अब आगे ये कदम किस रूप में प्रस्फुटित होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो मानकर चलिए, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूं, और जो क्षेत्रीय दलों में भी छोटे दल हैं उनकी दूरी कांग्रेस पार्टी से बढ़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बढ़ने वाली है। अब वो नजदीकी क्या इस रूप में सामने आएगी आगे चलकर कि विलय हो जाए उनका भारतीय जनता पार्टी में, या उनके विधायक और सांसद निकलकर भाजपा में शामिल हो जाएं, ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि जो भी इस तरह का कदम उठाएगा वो अपना राजनीतिक भविष्य देखकर उठाएगा, और ये भी देखेगा कि जो लोग अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में गए उनकी क्या स्थिति है।
तो भाजपा उस पर आरोप लगता है और उसकी पार्टी के अंदर से तमाम लोग आलोचना करते हैं कि जो बाहर से लोग आए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, पद दिए जा रहे हैं। दरअसल जो है शोकेसिंग है, दिखाया जा रहा है कि देखिए जो बाहर से आता है उसका हम सम्मान करते हैं, उसको यहाँ कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लाकर आपको जो है डीप फ्रीजर में डाल देंगे और उसके बाद कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो एक तरह से आकर्षण का केंद्र बनता है, या सामान्य भाषा में कहें तो चारा है एक तरह का, दूसरे लोगों को फंसाने का या दूसरे लोगों को साथ लाने का। तो दूसरे लोग साथ आएंगे कि नहीं, अभी इस राजनीति में ये घटनाएं तत्काल नहीं होती, मतलब बहुत तेजी में नहीं होती। ये इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट मैगी नूडल जैसा मामला नहीं है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और इस प्रक्रिया को फ्रक्टिफाई होने में, इसको कोई स्वरूप धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ज़मीनी हकीकत की। जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या फीडबैक मिलता है अपने चुनाव क्षेत्र से। उनको अगर हवा बदलती हुई दिखती है, लोगों का मन बदलता हुआ दिखता है, तब उनके मन में पुनर्विचार की बात आती है। अगर उनको लगता है कि नहीं, लोग हमारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही हैं, या जिस खेमे में हम थे उस खेमे के साथ हैं, तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन अगर लगा कि नहीं, बदलाव हो रहा है और ये बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हिंदुओं में पुनर्जागरण की एक लहर चल रही है, जिस तरह से सनातन को लेकर, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को लेकर, फिर आपको याद दिलाऊंगा प्रधानमंत्री के 2 शब्दों का, जो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कहा था, विकास भी विरासत भी। तो ये जो विकास और विरासत, इसकी जो जोड़ी है, ये भाजपा के प्रति आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली है। क्योंकि न तो केवल विरासत से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर अपनी राय बदलने वाले हैं, और न ही केवल विकास से। जब ये दोनों मिलते हैं तब ये बहुत बहुत प्रभावशाली सम्मिश्रण बन जाता है कि विकास जो है लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, उनकी भावी पीढ़ियों को प्रभावित करता है, उनके बच्चों के भविष्य को तय करता है, और विरासत उनको एक मजबूत आधार देती है। और सांस्कृतिक आधार, जो हमारी संस्कृति का आधार है हजारों साल पुराना, उस पर गर्व करने का मौका देती है, जो पिछले कई 100 सालों से हमको ये बताया, समझाया, दिखाया गया कि हमको अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं, शर्म करनी चाहिए। दूसरी संस्कृति, आक्रांताओं का गुणगान ये और ज़्यादा बढ़ा आज़ादी के बाद। आज पूछा जा रहा है कि दिल्ली में स्वातंत्र वीर सावरकर का दिल्ली से क्या संबंध है। उनके नाम पर एक कॉलेज का नामकरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इनमें से किसी ने कभी नहीं पूछा कि ये औरंगजेब का या खिलजी का या फिर अकबर का या बाबर का, उनका भारत से क्या संबंध। भारत के लिए वो विलेन क्यों नहीं है। वो आक्रमणकारी थे, वो विलेन नहीं है। जो भारत के नायक हैं उनको विलेन के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये जो बदलाव आ रहा है, एहसास हो रहा है लोगों को, जो सच्चाई छिपाई गई थी, जिस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश हुई थी, तो वो विचार के स्तर पर भी और स्थूल रूप में भी, जिस तरह से एक के बाद एक मंदिर सामने आ रहे हैं, जिनको या तो ढक दिया गया या तोड़ दिया गया, जिस तरह से तीर्थ स्थान सामने आ रहे हैं, खासतौर से संभल का जिक्र करना जरूरी होगा। संभल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन का केंद्र बनने वाला है, इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला मुद्दा बनने वाला है। और इसको आप नकारात्मक रूप में अगर देखेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। ये किसी से कुछ छीनने का नहीं है, जो हमारा है उसके बारे में जानकारी, इतिहास की सही जानकारी हो। देखिए, आज़ादी के बाद कायदे से, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हुआ और कई देशों में हुआ, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने कि जो पुराने घाव हैं उनको भरने का एक प्रयास हो। भारत में क्या हुआ, उन घावों को या तो दबाने की कोशिश हुई या उनको हरा करने की कोशिश हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां औरंगजेब जैसे अत्याचारी, आतताई, जल्लाद का जो है वो महिमा मंडन हो, लेकिन भारत में हुआ। और औरंगजेब के खिलाफ बोलने वालों को कटघरे में खड़ा किया गया।
तो इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में ये जो विकास भी विरासत भी है, और दूसरा नारा जो योगी आदित्यनाथ ने दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें जो है लोगों के दिल में पहुंच गई हैं। एक रहना है, बटेंगे तो अपना नुकसान होगा, बटेंगे उसका नुकसान हमने सदियों झेला है, क्या हम आगे भी झेलने के लिए तैयार हैं? लोगों के मन में है कि नहीं? अब नहीं। सच्चाई जानने की ललक बढ़ रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं ऐसे लोगों से कतई सहमत नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि लाखों करोड़ों लोग होंगे जो इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हर मस्जिद के नीचे जो है वो शिवलिंग या मंदिर तलाशने की कोशिश हो रही। कोई कुछ नहीं तलाश रहा है, जो सामने दिख रहा है उसकी बात हो रही है। अदालत में सिर्फ वही मामले जा रहे हैं जिनके बारे में आपके पास प्रमाण है, तथ्य हैं। तो ऐतिहासिक तथ्यों को, दस्तावेजी प्रमाणों को कैसे नकारा जा सकता है? और दूसरे प्रमाणों को की बात छोड़ दीजिए, मुगल इतिहासकारों के जो प्रमाण हैं कि उन्होंने कहां, कब कब, कैसे मंदिर तोड़े, कौन से मंदिर तोड़े, किसके आदेश पर तोड़े गए, इस इतिहास को, इस जानकारी को आप केवल भाईचारे के नाम पर कैसे छिपा सकते हैं? वो भाईचारा तब तक नहीं बन सकता जब तक इसका निराकरण नहीं होता। निराकरण का पहला कदम है उसकी पहचान, दूसरा कदम है उसको स्वीकार करना। इस देश के मुसलमानों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आक्रांता थे वो उनके पूर्वज नहीं हैं। शुरुआत यहां से होगी। इस बात से शुरुआत नहीं होगी कि जो आक्रांता थे उनको हम तो नायक मानते हैं, आप भी नायक मान लीजिए। ये नहीं चलने वाला। ये 77 साल चला है, अब नहीं चलने वाला। यही सबसे बड़े परिवर्तन का प्रतीक है, और आने वाले समय में इसकी जो राजनीति करेगा, जो विरासत को सम्मानित करने का, विरासत के आधार पर गौरवान्वित करने की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो बंटने से रोकने की बात करेगा, उसकी बात सुनेगा देश। यह है परिवर्तन का संकेत। और जब इस तरह का परिवर्तन आता है तो उसका असर राजनीति पर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और राजनीति पर होगा, जो लोग भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं उनके मन में भी बदलाव आएगा, उनके मन में कम से कम प्रश्न आएगा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हम सही जगह पर खड़े हैं, क्या हमको स्थान परिवर्तन करने की जरूरत है? यही सोच, इसी प्रश्न का जवाब परिवर्तन लाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।